नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। मैं हूं ऋतु वर्मा। खबरों को विस्तार से देखें उससे पहले नजर डालेंगे अभी तक के हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इथियोपियाई संसद को किया संबोधित। व्यापार और वाणिज्य के साथ ही रक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर दिया जोर। कहा, भारत ऐसी दुनिया चाहता है जहां संप्रभुता के सम्मान के साथ सबकी हो समृद्धि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत इथियोपिया के प्रधानमंत्री के साथ किया वृक्षारोपण। इससे पहले अदवा विक्ट्री मेमोरियल पहुंचकर शहीदों को किया नमन। रेल दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सुरक्षा कवच योजना पर तेजी से काम जारी। लोकसभा में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, रेलवे कर्मियों को आधुनिक तकनीक से किया जा रहा है ट्रेन। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकारों पर रेलवे के साथ भेदभाव का लगाया आरोप। लोकसभा में न्यूक्लियर एनर्जी से जुड़े विधेयक पर चर्चा जारी। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा, 2047 तक बढ़ती हुई जरूरतों को पूरा करने के लिए न्यूक्लियर एनर्जी को 100 गीगावाट तक करना भारत का लक्ष्य। नेशनल हेराल्ड मामले में भाजपा के निशाने पर गांधी परिवार। पार्टी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने लगाए भ्रष्टाचार के आरोप। कहा, सोनिया और राहुल गांधी रिहा नहीं बल्कि जमानत पर हैं बाहर। अदवा विक्ट्री मेमोरियल और म्यूजियम इथियोपिया की राजधानी अदीस अबाबा में स्थित है। ये मेमोरियल उन शहीदों को समर्पित है जिन्होंने इटली के शासन से आजादी के लिए संघर्ष किया और अपना सर्वोच्च बलिदान दे दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेमोरियल पहुंचकर शहीदों को नमन किया। अदवा संग्रहालय में देशभक्तों से जुड़े हथियार, उनकी वर्दी और उनसे जुड़ी कई यादों को सहेजा गया है। वहां कई प्रतिमाएं भी हैं जो संघर्ष की राह में इथियोपिया की आवाज बुलंद करने के लिए कुर्बान हो गई। ये म्यूजियम इथियोपिया की विरासत की कहानी को जीवंत बनाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इथियोपिया की विरासत के बारे में विस्तार से जानकारी ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इथियोपिया यात्रा के दूसरे दिन वहां की संसद को संबोधित किया। इथियोपिया की संसद ने प्रधानमंत्री मोदी का भाषण खत्म होने पर स्टैंडिंग ओवेशन दिया। प्रधानमंत्री मोदी अभी तक दुनिया की 18 देशों की संसद में अपना संबोधन दे चुके हैं। वे दुनिया की वैश्विक संस्थाओं में सुधार, 21वीं सदी की आकांक्षाओं के मुताबिक बदलाव और ग्लोबल साउथ की आवाज को एक मंच देने के एक मजबूत पैरोकार हैं। इथियोपिया की संसद में भी उन्होंने एक बार फिर कहा कि ग्लोबल साउथ दुनिया के लिए है। As you roll out the Digital Ethiopia 2025 strategy, we are ready to share our expertise and our experience with Ethiopia. And we are honored that you have picked
India as a trusted partner to develop the data center for your foreign ministry. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद और संसद के दोनों सदनों के अध्यक्षों के साथ मिलकर भारत के एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत वृक्षारोपण भी किया। ये साझा गतिविधि दोनों देशों के बीच गहरे और रणनीतिक संबंधों को और अधिक मजबूत करने का प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इथियोपिया ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा है। प्रधानमंत्री मोदी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान देने वाला इथियोपिया 28वां देश है। सम्मान ग्रहण करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह सम्मान समस्त भारतवासियों का सम्मान है। इथियोपिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मान ग्रेट ऑनर निशान से सम्मानित किया है। इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद अली ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह सम्मान दिया। यह 28वां मौका है जब प्रधानमंत्री को किसी देश ने अपने सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया है। इथियोपिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिलने के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि वे पूरी विनम्रता से समस्त भारतवासियों की ओर से पुरस्कार को स्वीकार करते हैं। विश्व की अति प्राचीन और समृद्ध सभ्यता द्वारा सम्मानित किया जाना मेरे लिए बहुत गौरव की बात है। मैं सभी भारतवासियों की ओर से इस सम्मान को पूरी विनम्रता और कृतज्ञता से ग्रहण करता हूं। यह सम्मान उन अनगिनत भारतीयों का है जिन्होंने हमारी साझेदारी को आकार दिया। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी को नामीबिया ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशिएंट वेलविचिया मिराबिलिस सम्मान से सम्मानित किया था। यह पुरस्कार नामीबिया के राष्ट्रपति नेटुम्बो नंदी नदेतवाह ने प्रधानमंत्री को प्रदान किया था। नामीबिया का वेलविचिया, जिसके नाम पर इस अवार्ड का नाम रखा गया है, यह कोई साधारण पौधा नहीं है। यह घर के एल्डर्स की तरह है जिन्होंने समय को करवट लेते देखा है। यह नामीबिया के लोगों के संघर्ष, साहस और संस्कृति का प्रतीक है। यह भारत और नामीबिया की अविचल दोस्ती का साक्षी है और आज इससे जुड़कर मैं बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। मैं इस सम्मान को नामीबिया और भारत के लोगों को उनकी निरंतर प्रगति और विकास को और हमारी अटूट मित्रता को समर्पित करता है। इससे पहले ब्राजीलिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ब्राजील के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस प्रदान किया गया। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा ने प्रधानमंत्री मोदी को यह सम्मान सौंपा। प्रधानमंत्री मोदी को दिया गया यह सम्मान 57 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ब्राजील यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक संबंधों को और गहरा करने वाला रहा। राष्ट्रपति जी द्वारा मुझे ब्राजील के सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान से विभूषित किया जाना मेरे लिए ही नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतवासियों के लिए भी अत्यंत गर्व और भावुकता का पल है। मैं इसके लिए उनका, ब्राजील सरकार
और ब्राजील के लोगों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। पिछले दिनों ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ट्रिनिडाद टोबैगो में वहां के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ ट्रिनिडाद टोबैगो और घाना में वहां के राष्ट्रीय अवार्ड द ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना से सम्मानित किया गया। मैं इस सम्मान को 140 करोड़ भारतीयों की ओर से विनम्रता के साथ स्वीकार करता हूं। यह सम्मान मैं हमारे युवाओं की आकांक्षाओं को, उनके उज्जवल भविष्य को, हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विविधता और परंपराओं को और भारत घाना के ऐतिहासिक संबंधों को समर्पित करता हूं। इससे पहले पिछले महीने ही साइप्रस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलिड्स ने ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस से सम्मानित किया। यह साइप्रस का सर्वोच्च सम्मान है। अप्रैल के महीने में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की श्रीलंका यात्रा के दौरान उन्हें वहां के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके ने श्रीलंका मित्र विभूषण सम्मान प्रदान किया था। किसी विदेशी नेता को दिए जाने वाला श्रीलंका का यह सर्वोच्च सम्मान था। इस अवार्ड से किसी भारतीय नेता को पहली बार सम्मानित किया गया था। प्रधानमंत्री को इससे पहले विदेशों में 27 शीर्ष सम्मान मिल चुके हैं। अलग अलग देश अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान देकर ग्लोबल लीडर के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका को सम्मानित करते रहे हैं। पिछले साल जुलाई में प्रधानमंत्री को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दिया। प्रधानमंत्री मोदी द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय नेता हैं। नवंबर 2024 में नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला अहमद ने प्रधानमंत्री मोदी को ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजर प्रदान किया। प्रशस्ति पत्र में कहा गया कि प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व ने भारत को एक वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित किया है। प्रधानमंत्री 56 वर्षों में पहले ऐसे विदेशी नेता रहे जिन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया। उसी माह गयाना के राष्ट्रपति इरफान अली ने प्रधानमंत्री को देश के सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया। ये ऑर्डर विकासशील देशों के अधिकारों की रक्षा और वैश्विक समुदाय के लिए असाधारण सेवा के लिए दिया गया। उसी दिन प्रधानमंत्री को डोमिनिका की राष्ट्रपति सिल्वेनी बर्टन ने अपने देश का सर्वोच्च राष्ट्रपति पुरस्कार सौंपा। डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर कोविड-19 महामारी के दौरान मदद और रिश्तों की मजबूती में योगदान के लिए दिया गया। दिसंबर 2024 में कुवैत ने प्रधानमंत्री मोदी को अपना सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार दिया। कुवैत के अमीर मिशाल अल अहमद अल जबर अल सबा ने प्रधानमंत्री को द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से सम्मानित किया। अब तक चुनिंदा वैश्विक नेताओं को ही यह अवार्ड मिला है। इस साल भी प्रधानमंत्री को ग्लोबल अवार्ड से नवाजे जाने का सिलसिला जारी है। पिछले दिनों बारबाडोस ने प्रधानमंत्री को ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस दिया। वहां की राष्ट्रपति ने पुरस्कार प्रदान किया, जिसे प्रधानमंत्री की ओर से विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गेटा ने प्राप्त किया। इसी वर्ष 12 मार्च को मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में प्रधानमंत्री को वहां का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला। राष्ट्रपति धर्मवीर गोकुल ने प्रधानमंत्री को ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन प्रदान किया। किसी भारतीय को पहली बार यह सम्मान प्राप्त हुआ। इन अवार्ड्स और ग्लोबल लीडर के तौर पर शोहरत के पीछे सबसे बड़ी वजह है प्रधानमंत्री का विजन, संपूर्ण मानव जाति के कल्याण और शांति संवाद का विजन। संघर्ष ही नहीं, पर्यावरण संकट और आतंकवाद जैसी वैश्विक चुनौतियों को लेकर भी प्रधानमंत्री का संदेश साफ है। समाधान के लिए सब साथ आएं, मिलकर प्रयास करें। आधुनिक तकनीक हो या विकास की डगर, प्रधानमंत्री ग्लोबल साउथ सहित सबको साथ लेकर आगे बढ़ने पर बार बार जोर देते रहे हैं। यही वो दृष्टिकोण है जिसे पूरी दुनिया न केवल सम्मान से देखती है, बल्कि इससे मानवता का बेहतर भविष्य सुनिश्चित करने में भी मदद मिल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब इथियोपिया की यात्रा को संपन्न करके यहां इथियोपिया से ओमान के लिए रवाना हो रहे हैं।
इथियोपिया की 2 दिवसीय यात्रा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इथियोपिया के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदार के स्तर पर ले जाते हुए भविष्य में दोनों देशों के संबंधों को साझा हित, सम्मान और साझेदारी के साथ आगे ले जाने की प्रतिबद्धता को दोहराया और साथ ही कई बड़े समझौते भारत और इथियोपिया के बीच प्रधानमंत्री की इस यात्रा के दौरान हुए। इथियोपिया ने अपने सर्वोच्च सम्मान से प्रधानमंत्री को सम्मानित किया। प्रधानमंत्री ने इथियोपिया की संसद को संबोधित किया, जहां प्रधानमंत्री ने दोनों देशों की प्राचीन सभ्यताओं के जुड़ाव और भविष्य में दोनों देशों के संबंधों को नई ऊंचाई पर ले जाने की बात कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा में पहला पड़ाव जॉर्डन, दूसरा पड़ाव इथियोपिया और अब ओमान के लिए प्रधानमंत्री इथियोपिया से रवाना हो रहे हैं। इथियोपिया के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ओमान के लिए रवाना करने के लिए एयरपोर्ट पर मौजूद हैं। वो गर्मजोशी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इथियोपिया में स्वागत से लेकर इथियोपिया से उनकी रवानगी में दिखाई दी। प्रधानमंत्री की इस यात्रा के साथ ही भारत और इथियोपिया रणनीतिक साझेदार हो गए हैं। कई क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देते हुए प्रधानमंत्री की ये यात्रा भारत इथियोपिया संबंधों के लिहाज से तो अहम है ही, साथ ही ग्लोबल साउथ और अफ्रीकन यूनियन को लेकर जो भारत की प्रतिबद्धता है, उस दिशा में भी प्रधानमंत्री की इथियोपिया यात्रा बेहद अहम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने इथियोपिया दौरे के बाद अब ओमान के लिए रवाना हो रहे हैं। और बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। क्या आपको है आकर्षक बचत विकल्पों की तलाश? LIC प्रस्तुत करता है नव जीवन श्री सिंगल प्रीमियम प्लान। एक मुश्त प्रीमियम राशि जमा करें, जीवन बीमा कवर का आनंद उठाएं, परिपक्वता पर गारंटीकृत निश्चित राशि प्राप्त करें, तरलता विकल्प भी उपलब्ध। अभी खरीदें। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक छूट, नियम और शर्तें लागू। हो गया इंतजाम। किसका? गुड्डी की फीस का। दिखा। 20,000 का लोन तुरंत। पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही लें और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम। पगार एडवांस में भेजिए। RBI कहता है सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। मुंबई में भारतीय रेलवे का आधुनिकीकरण और विस्तार पर केंद्र सरकार का जोर रहा है। लोकसभा में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रश्नकाल के दौरान बताया कि मुंबई में यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा के लिए ऑटोमेटिक दरवाजों वाली 238 नई ट्रेनें चलाने की प्रक्रिया चल रही है। मुंबई के लिए भारतीय रेलवे केवल परिवहन का साधन नहीं, शहर की वास्तविक जीवन रेखा भी है। ये परिवहन सेवा शहर की अर्थव्यवस्था और दैनिक जीवन का भी अभिन्न अंग बन चुकी है।
मुंबई में भारतीय रेलवे की इसी रफ्तार को और तेज करने के उद्देश्य से लोकसभा में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रश्नकाल के दौरान मुंबई रेल नेटवर्क के आधुनिकीकरण और विस्तार पर जोर दिया। उन्होंने सदन को बताया कि मुंबई में यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा के लिए ऑटोमेटिक दरवाजों वाली 238 नई ट्रेनें चलाने की प्रक्रिया चल रही है। मुंबई में कैपेसिटी इंक्रीज करने के लिए बहुत सारे काम हाथ में लिए हैं। मुंबई में अभी 238 नई गाड़ियां जिसका ऑटोमेटिक डोर क्लोजिंग का सिस्टम हो, वो उसका प्रोक्योरमेंट का काम चालू है। सेफ्टी पे ध्यान रख के प्रैक्टिकल सॉल्यूशन निकालने का फोकस है। मेल एक्सप्रेस जो करीब 120 जाती है मुंबई से और सबर्बन करीब 3200 जाती है, इस कैपेसिटी को बढ़ाने का काम भी हाथ में लिया है। बांद्रा में 3 पिट लाइन बन चुकी है। मुंबई सेंट्रल में 24 कोच के प्लेटफॉर्म का एक्सटेंशन चल रहा है। जोगेश्वरी में 2 प्लेटफॉर्म बन रहे हैं। दादर में 1 प्लेटफॉर्म बन रहा है। वसई रोड में 6 प्लेटफॉर्म बन रहे हैं। पनवेल कलम्बोली में 5 प्लेटफॉर्म बन रहे हैं। कल्याण में 6 प्लेटफॉर्म बन रहे हैं। एलटीटी में डिपो का एक्सपेंशन चल रहा है। परेल में 6 प्लेटफॉर्म बन रहे हैं। रेल मंत्री ने जानकारी दी कि सरकार मुंबई समेत देश के सभी बड़े स्टेशनों की परिचालन क्षमता बढ़ाने पर विशेष जोर दे रही है। कनेक्टिविटी को सुदृढ़ करने के लिए पालघर और नासिक के बीच नई रेल लाइन बिछाने के लिए डीपीआर पर काम जारी है। इसके अलावा रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण वाडवन बंदरगाह को डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से भी जोड़ा जाएगा, जिससे माल ढुलाई और व्यापार को नई गति मिलेगी। पालघर को नासिक से जोड़ने का एक नया डीपीआर भी काम चल रहा है, जिससे कि त्र्यंबकेश्वर जुड़ जाए और वाडवन पोर्ट को डीएफसी के साथ भी फ्रेट कॉरिडोर के साथ भी जोड़ा जा रहा है। केंद्र सरकार के दूरगामी प्रयासों से देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की लाइफलाइन कहे जाने वाली रेल सेवा अब और हाईटेक होगी, जो यात्रियों को उत्कृष्ट कनेक्टिविटी प्रदान करने में अहम भूमिका निभाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। लोकसभा में परमाणु ऊर्जा के सतत दोहन और विकास विधेयक 2025 को लोकसभा में विचार और पारित करने के लिए पेश किया गया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये बिल न केवल भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करेगा, बल्कि देश के आर्थिक विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान देगा। बिल सस्टेनेबल harnessing and advancement of nuclear energy for transforming India be taken into consideration. अध्यक्ष महोदय, आपका धन्यवाद करते हुए सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा, और मुझे विश्वास है कि सभी सदस्य इससे सहमत होंगे, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इथियोपिया की अपनी 2 दिवसीय यात्रा के बाद अब ओमान के लिए रवाना हो गए हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 3 देशों की यात्रा में जॉर्डन और इथियोपिया की 2 दिवसीय यात्रा के बाद अब ओमान के लिए रवाना हो गए हैं। इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।